तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में चर्चा की थी, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं आज और शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। उसी के ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको विद्युत बल रेखाएं बनानी हैं उसके हिसाब से जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। चलिए तो देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं हम, क्या क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं। लेट्स सी, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ऐसे एक पट्टिका है, ठीक है, ये हमारी पट्टिका है और ये इसके ऊपर आवेश मान लेते हैं हम, इसके ऊपर आवेश है नेगेटिव, ठीक है, नीचे बना लेते हैं, नेगेटिव आवेश है इसके ऊपर, ये ऋणात्मक पट्टिका है, ठीक है, ऋणात्मक पट्टिका है और यहां पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस धनात्मक चार्ज यहां पर बिंदुवत चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। चलो थोड़ा सा नीचे इसको हम बनाएंगे ताकि हमें रेखा बनाने में आसानी हो। थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं इसको, यहां पे हमने इसको रखा है इस तरफ, इस तरह से रखा है बिंदुवत धनात्मक चार्ज को, ठीक है। तो ये धनात्मक चार्ज जो है और जो ये ऋणात्मक हमारे पास पट्टिका है, इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र होगा, इन दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा। अब इन दोनों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र को आप किस तरह दर्शाओगे, वो विद्युत बल रेखाएं आप किस तरह दर्शाओगे, ये आपको बनाना है। तो वीडियो को पॉज करोगे, वीडियो को पॉज करके पहले बनाओगे, फिर चेक करोगे सही बनाया है या नहीं बनाया है। नहीं बनाया तो कोई परेशानी नहीं है, फिर वापस कर बनाएंगे तो फिर आ जाएगा आपको। और अच्छा बना लिया है, ठीक से बना लिया है तो आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसको। अगर आपने बना लिया है तो हम आगे चढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है भैया, इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर से, इस आवेश के अंदर से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, उत्पन्न होंगी, ये चीज हम जानते हैं, ठीक है। और ये है ऋणात्मक, ये नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज के अंदर, इस नेगेटिव आवेश के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं वो अंदर आएंगी, इस पर आकर समाप्त होंगी। तो इस पर आकर समाप्त किस प्रकार से होंगी, ये भी हमने पढ़ा था। कोई चालक अगर होता है तो उस चालक के लंबवत ही हमेशा या तो विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होती हैं या समाप्त होती हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इस पट्टिका के लंबवत कैसे विद्युत बल रेखाएं आ सकती हैं। तो उसका एक ही तरीका है, इस प्रकार आ सकती हैं, लंबवत ही गिरेंगी इस पर आकर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी और कोण पर वो गिर जाए, हमेशा लंबवत ही इसके ऊपर आकर गिरेंगी। तो ये क्या बात हुई हमारी, ये बन गया हमारा विद्युत बल रेखा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन ये अभी पूरा थोड़ी हुआ है, पूरा तब होगा जब हम इसकी वजह से ऊपर ही बना दें। तो ये कुछ अपनी रेखाएं ऊपर भी इसकी होंगी, विद्युत बल रेखाएं, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये और विद्युत बल रेखाएं निकाल रहा होगा ना। अनंत होती हैं विद्युत बल रेखाएं, तो हमें कोई ये थोड़ी होता है कि 4 बना दी तो हो गया काम, 5 बना दी तो काम हो गया। हम तो जितनी बना सकते हैं, जितने अच्छे से दिखा सकते हैं, दर्शाते हैं, उसको दिखाएंगे। और इसकी वजह से ये बात करते हैं तो इसकी वजह से नीचे भी इसकी बल रेखाएं होंगी, इस तरफ होंगी, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये पूरा जो चित्र हमने बना लिया है, ये चित्र हो गया है विद्युत बल रेखाओं का इस आवेश और इस पट्टिका के बीच में, इस आवेश और इस पट्टिका के बीच में। चलो, हमने क्वेश्चन किए थे कई सारे, पिछले से शायद पिछली क्लास में किए थे, पिछले से पिछली क्लास में किए थे। उसमें हमने 2 पट्टिकाओं के बीच में विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम उन 2 पट्टिकाओं के बीच में देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो हमने निकाला था उसको दर्शाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारी 2 पट्टिकाएं हैं, ये और ये 2 इनफाइनाइट शीट है, अनंत पट्टिकाएं हैं हमारी, ठीक है। जब भी मैं बोलता हूं पट्टिका तो आप अपने आप समझ जाया करो वो अनंत है, ठीक है। हमने अनंत की ही बात की है अभी तक, तो अनंत पट्टिकाओं की बात हम करते हैं। इसके ऊपर हम मान लेते हैं आवेश ये है धनात्मक और ये है ऋणात्मक, ठीक है। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव 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 सब जगह पर, इसके ऊपर नेगेटिव 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 सब जगह पर है। तो अब आपको विद्युत बल रेखाएं बनानी है, तो किस प्रकार से आप बनाओगे, तो आप जानते हो कि इसमें से तो बल रेखाएं उत्पन्न होंगी और इस पर आकर समाप्त होंगी। उत्पन्न होने का तरीका यह है कि लंबवत ही उत्पन्न होंगी और समाप्त होने का तरीका यह है कि लंबवत ही समाप्त होंगी। तो ये बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके अंदर एक ही तरीके से बन सकती हैं। किस तरीके से, इस तरह से ये विद्युत बल रेखाएं हम बना सकते हैं किसी भी 2 पट्टिकाओं के, अनंत पट्टिकाओं के बीच में। और आप जानते भी हो कि ये जो विद्युत क्षेत्र होता है इनके बीच में विद्युत क्षेत्र होता है, वो नियत होता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है दूरी के साथ, ठीक है। तो वो नियत होता है। तो नियत दिखाने का तरीका भी यही है कि हम समांतर रेखाएं बना देते हैं, समांतर रेखाएं बनाते हैं और उन रेखाओं से हम क्या दर्शाते हैं कि इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र है या इस जगह पर या इस स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है वो नियत है या नहीं है। मतलब ये, अगर मैं
इस प्रकार से एक के नीचे एक रेखाएं जैसे यहां बनाई है मैंने, बना देता हूं, उसका मतलब यह होता है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र नियत है। ठीक है, यह चीज आपको समझ में आई? अच्छा चलिए, अगर यह समझ में आया है आपको तो और आगे चलते हैं, हम और देख लेते हैं और देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, हम एक और चालक लेते हैं, गोल। ये गोल चालक लिया है हमने, ठीक है, और ये हमारा छोटा सा एक हम चार्ज ले लेते हैं, दोनों को क्या लेते हैं, दोनों के ऊपर हम दोनों को ले लेते हैं पॉजिटिव, इसके ऊपर ही प्लस प्लस चार्ज है सब जगह पर, और उसके ऊपर भी वो बिंदुवत है प्लस चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, या इस तरह इसको बना लो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपको बल रेखाएं बनानी है, विद्युत बल रेखाएं बनानी है, तो किस प्रकार से बनाओगे? आपको ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव के अंदर से बल रेखाएं उत्पन्न होंगी और नेगेटिव पे आके समाप्त होंगी, तो इसके अंदर तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं, तो दोनों के अंदर से ही उत्पन्न होंगी। ठीक है, और एक दूसरे को नहीं काट सकती, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो चालक है इसके ऊपर लंबवत ही गिरेंगी आके बल रेखाएं, इसके अंदर से उत्पन्न होंगी वो लंबवत ही उत्पन्न होंगी, या जो समाप्त होंगी वो लंबवत ही समाप्त होंगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि सर इसमें जो है ये तो इस प्रकार निकल जाएंगी, इधर वाली तो, इधर वाली में कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ये तो इस प्रकार से निकल जाएंगी, ये आपने निकाल दिया इनको। अब ये जो क्षेत्र है, ये इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें हमें देखना होगा कि किस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं होंगी। तो आप देखोगे कि जैसे हमने पहले बनाया था, हमने जब दो बिंदुवत आवेशों के बीच में बनाया था, तो जिस प्रकार से हमने बनाया था हम उसको भी इसी प्रकार बनाएंगे। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये इससे लंबवत ही निकल रही हों, इससे लंबवत ही निकल रही हों, सिर्फ इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप इस चीज का अगर ध्यान रख रहे हो कि लंबवत ही निकाल रहे हो तो फिर कोई परेशानी नहीं है। चलिए, ये हुई बात हमारी विद्युत बल रेखाओं की, और यहां से भी इसी प्रकार निकलेंगी। आप दो चार और बना सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये बात की हमने विद्युत बल रेखाओं की, दो चार एग्जांपल भी देखे, और दो चार एग्जांपल देखने के बाद हम और आगे चलते हैं अब, और आगे क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। देखो, अभी मैंने आपको यहां बताया कि हम एक समान विद्युत क्षेत्र किस प्रकार दिखाते हैं, या दो पट्टिकाओं के बीच में जो हमने देखा कि उसमें जो विद्युत क्षेत्र होता है एक समान होता है, और इस विद्युत क्षेत्र को हमने ऐसे दिखाया, समांतर रेखाओं बना दी और समांतर रेखाओं से हमने विद्युत क्षेत्र दिखा दिया। चलो अच्छी बात है। अच्छा, इस विद्युत क्षेत्र को अगर हम और पढ़ना चाहें तो हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर अगर मैं कोई आवेश को छोड़ दूं, कोई बिंदुवत आवेश को इसके अंदर छोड़ दूं, तो उस पर क्या होगा, उसके ऊपर बल लगेगा, जाहिर सी बात है उसके ऊपर बल लगेगा, और उसके ऊपर बल लगेगा तो किस तरफ लगेगा, कितना बल होगा, ये हमको देखना है। तो वो देखते हैं हम किस प्रकार से होगा। चलो आओ। अच्छा, ये हमारी क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और मैं एक बिंदुवत आवेश लेता हूं प्लस क्यू, और उसको इधर यहां रख देता हूं, और एक और बिंदुवत आवेश लेता हूं माइनस क्यू, और इसको इधर रख देता हूं, माइनस क्यू, और इसको इधर रख देता हूं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन दोनों पर किधर किधर विद्युत बल लगेगा। तो किधर विद्युत बल लगेगा, इसके ऊपर विद्युत बल लगेगा आपका इस तरफ, ठीक है, और इसके ऊपर विद्युत बल लगेगा आपका इस तरफ। ठीक है, इस तरफ जो विद्युत बल होगा उसका जो मान होगा वो क्या होगा, क्यू, चार्ज कितना है क्यू, और जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र उसको हम मान लेते हैं ई, और इस तरफ जो होगा इसका क्या होगा, क्यू ई। ये आप देख सकते हो कि दिशा बदल गई है उसकी वजह से कि कितना ऋणात्मक है या धनात्मक है, ऋणात्मक है या धनात्मक है। अब इसमें देखने वाली चीज ये है कि ये जो आवेश हैं, ये एक सरल रेखीय पथ लेने वाले हैं। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो बल लगने वाला है वो उसको इधर ले जाएगा, और उसके ऊपर जो बल लगने वाला है उसको उधर ले जाएगा। तो ये एक सरल रेखीय पथ ही लेने वाले हैं। ठीक है, ये आप इसके अंदर देख सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास इस प्रकार कुछ होता, कि मेरे पास विद्युत क्षेत्र ऐसे होता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को मैंने इस तरह दर्शाया है, और यहां पर एक चार्ज है, मैंने उसको, आवेश है उसको छोड़ दिया है, प्लस ही ले लेते हैं,
ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, इसको मैंने छोड़ दिया है। तो अब किस तरह का पाथ ये, अब किस तरह का पथ ये लेने वाला था, ये चीज सोचने लायक होगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे देखोगे कौन सा पथ लेने वाला है, आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे बताओगे कि कौन सा पथ लेने वाला है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा हम उदाहरण ले सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण में आपने पढ़ा होगा, जब आपने गुरुत्वाकर्षण के अंदर अंतर्गत गति पढ़ी होगी, जिसमें हम किसी भी वस्तु को, किसी कण को फेंक देते हैं ऊंचाई से, या किसी एंगल पे फेंकते हैं, किसी कोण पे फेंकते हैं, या फिर बिल्कुल ऊपर से नीचे गिरा देते हैं, या नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो किस तरह वो गति करता है, ये चीज आप पढ़ चुके हो, पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो उसी को हम थोड़ा सा और देखेंगे अभी, और समझेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है, अगर इस प्रकार विद्युत क्षेत्र होता है तो किस तरह हम उसको स्टडी करेंगे, या कैसे समझेंगे कौन सा पथ वो लेने वाला है। चलिए देखते हैं। हम थोड़ी सी पुरानी बात करते हैं। पुरानी जब आपने गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें क्या हुआ होगा कि जब किसी बिल्डिंग से या किसी भी ऊंचाई से, मान लेते हैं हम तो किसी ऊंचाई से मान लेते हैं, ठीक है, जब आपने इस ऊंचाई से इस गेंद को या इस कण को या किसी भी वस्तु को नीचे की तरफ फेंक दिया है, ठीक है, और आपने उसको गति दे दी है 0, मतलब बिल्कुल छोड़ दिया है, ठीक है, और आपने इसको गति दी है नीचे की तरफ u, कुछ वैल्यू है u, कुछ मान है इसका। और तीसरा केस हम ले सकते हैं कि आपने इसको गति दी है ऊपर की तरफ u, ठीक है। अब इसके ऊपर बल लग रहा है, कोई ना कोई सा बल लग रहा है, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो किस तरफ लग रहा है, इन तीनों ही केसेस में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जी नीचे की तरफ लग रहा है, या कह सकते हैं mg, जो इसके ऊपर लगेगा, जो बल mg लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, इसमें भी mg जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और इसमें भी mg जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। या अगर मैं इसके त्वरण की बात करता हूं तो त्वरण इसका कितना होगा, g, कितने तरफ, किस तरफ, नीचे की तरफ। इसमें भी त्वरण किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, और इसमें भी त्वरण किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो इन तीनों में ही त्वरण जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, ये तीनों में त्वरण नीचे की तरफ है। तो आप बोल सकते हो कि अगर हमारे पास जो वेग है उसकी दिशा और त्वरण की दिशा समान है, जैसे इसके अंदर समान है और इसके अंदर विपरीत, इसके अंदर समांतर है, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, तो इन दोनों की जो दिशा है वो समांतर है, और इन दोनों की जो दिशा है वो प्रति समांतर है। अगर इस प्रकार आपके पास कुछ केस बन रहा है, इस प्रकार कोई केस बन रहा है जिसके अंदर वेग और त्वरण की दिशा या तो समान है या विपरीत है, तो उस केस में, उस वाले केस में जो पथ आने वाला है इसका, इस गेंद का जो पथ आने वाला है वो हमेशा ही कैसा आएगा, एक सरल रेखीय पथ आएगा। ये ऐसे ही नीचे गिरेगा ना, आके ऐसे ही नीचे गिरेगा, ये ऊपर जा रहा तो सीधी रेखा में जाएगा ना, ऐसा आड़ा टेढ़ा तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हमारा बल या त्वरण या वेग, बल त्वरण या वेग, बल का या तो बल का दिशा देखो या त्वरण की दिशा देखो, और उसके साथ वेग की दिशा को तुलना करो, तो अगर दोनों ही समान हैं तो नीचे तो सरल रेखीय पथ होगा, दोनों विपरीत हैं तो भी सरल रेखीय पथ होगा। और इसमें तो हमने जो मान है वो लिया ही नहीं है, वेग का जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, तो इसके अंदर तो ये सरल रेखीय पथ ही लेगा, क्योंकि कुछ देर बाद इसके अंदर वेग आ जाएगा और वो नीचे की तरफ उसी दिशा में होगा जिस तरफ दिशा में त्वरण है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस होता है, ठीक है, हम इस गेंद को कुछ इस प्रकार फेंक देते हैं, कुछ इस प्रकार फेंकते हैं, हाँ, कितने एंगल, थीटा एंगल पे फेंक देते हैं, तो अभी इसके ऊपर जो बल लग रहा है या इसका जो त्वरण है वो किस तरफ है, इसका जो त्वरण है वो है नीचे की तरफ, वो कितना है, नीचे की तरफ g, ठीक है, नीचे की तरफ इसका त्वरण था g। तो आप देखते हो, तो ऐसी स्थिति जब आती है, या फिर ऐसी स्थिति जब आती है कि जिसमें आपने इस तरफ दिशा वेग दिया हो और g नीचे की तरफ लग रहा हो, ठीक है, ऐसी जब भी आपके पास कोई परिस्थिति आती है, तो उसके अंदर ऐसी परिस्थिति में जो पथ होने वाला है वो परवलय पथ होने वाला है इसका। देखो ये इस तरह जाता है ना, हम पढ़ चुके हैं ना इसको, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं आप इसको, ये इस तरह जाएगा तो ये परवलय पथ होता है, और इसको आपने जो पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन उसके अंदर देखा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो कि जो बल है ये अभी भी नियत है और इस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। बल की दिशा नहीं बदली है, हमने सिर्फ वेग की दिशा बदली है, वेग की दिशा को हमने इस तरफ कर दिया है, ठीक है। ये चीज समझ में, अगर वेग की दिशा को हम बदल देते हैं तो पथ बदल जाता है। तो देखने वाली बात या सोचने वाली, समझने वाली बात यह है कि जब भी हमारे पास बल नियत होता है, बल जब भी नियत होगा हमारे पास, तो किसी भी कण का, जो कोई भी कण सिर्फ 2 तरह के पथ ले सकता है। वो कौन कौन से हैं, पहला है सरल रेखीय पथ और दूसरा है परवलय पथ। अगर सरल रेखीय पथ ले रहा है तो जो वेग है और जो त्वरण है या बल है उनकी दिशा समान होगी या प्रति समांतर होगी, या और अगर वेग और त्वरण या वेग और बल के बीच में कोई एंगल है, ठीक है, समांतर या प्रति समांतर नहीं है,
ठीक, कोई और एंगल है, जैसे कि इसके अंदर ये थीटा है, इधर 90 डिग्री, 90 प्लस थीटा है, ऐसे कुछ भी एंगल है इनके बीच में, तो जो पथ होगा वो परवलय पथ होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये चीज हम अभी जब आवेश को हम चलाएंगे हमारे नियत विद्युत क्षेत्र में, तो उस चीज को भी हम यहां याद रखेंगे किस तरह से हमको आवेश को चलाना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो आगे देखते हैं, हम अब आ जाते हैं वापस आवेश की बात करने लगते हैं। तो देखो एक सवाल से समझते हैं, एक सवाल देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है, और यहां पर हमने एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया है, समांतर नियत विद्युत क्षेत्र हमने लगाया है। अगर चाहें तो हम इसको बना लेते हैं, 2-3 लाइनें यहाँ खींच लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि ये समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र है सब जगह पर। ठीक है, इस पूरे बोर्ड पर ये समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और एक आवेश Q और M, Q चार्ज और M द्रव्यमान का हमने आवेश लिया है, और इसको हमने यहां से छोड़ दिया है, यहां पे मूल बिंदु से हमने इसको छोड़ दिया है। और आप जानते हो कि ये अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र है तो इसके ऊपर बल लगेगा, और इसके ऊपर बल लगेगा तो ये आगे चलेगा, ये आगे चलेगा, तो कुछ समय बाद ये मान लेते हैं कि यहां पर आ जाएगा, कुछ समय बाद ये यहां पर आ जाएगा, ये चीज हम मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो समय मान लेते हैं, ये बोल देते हैं हम कि t समय बाद यहां पर आ गया है, और दूरी इसने चली है वो है s चली है, और यहां पे ये स्थिर अवस्था से चलना शुरू किया है, तो यहां पर u 0 है, और यहां पर कुछ इसका वेग हो जाएगा। तो ये वेग आपको बताना है कि कितना वेग हो जाएगा t समय के बाद, और ये दूरी कितनी चल लेगा t समय के बाद, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बता सकते हो क्या, क्या पता कर सकते हो आप इसको, क्या पता कर सकते हैं क्या हमें इसको? चलो ट्राई करो, इसको पॉज करो वीडियो को और इसको ट्राई करो, फिर देखो मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, अगर ट्राई कर लिया है तो देखो, फिर इसको देखो। अच्छा, ये हुई बात हमारे आवेश की। अच्छा, तो इसके अंदर बल कितना लगेगा आवेश के ऊपर, क्या आप मुझे बता सकते हो उसके आवेश के ऊपर कितना बल लगेगा? ये E विद्युत क्षेत्र है और Q हमारे पास आवेश है, तो हम जानते हैं जो बल है वो QE के बराबर आएगा, जो बल है वो QE के बराबर आता है। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं कि त्वरण कितना होगा इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर QE बटे M के बराबर त्वरण होगा, इसमें QE बटे M के बराबर इसके अंदर त्वरण होगा। तो ये जो त्वरण आया है ये नियत है कि नहीं है, आप देख सकते हो Q भी नियत है, E भी नियत है, M भी नियत है। ठीक है, E हमने बोला है कि एक नियत विद्युत क्षेत्र है, तो Q तो नियत होता ही है, E नियत है और M भी नियत है अभी हमारे केस में। तो ये जो त्वरण आया है मेरे पास, ये त्वरण भी एक नियत राशि ही आई है। अब ये नियत राशि है अगर, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि दो ही पथ हो सकते हैं। दो पथ कौन कौन से हो सकते हैं? या तो सरल रेखीय पथ हो सकता है या परवलय पथ हो सकता है। अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा पथ होगा। तो आप देख सकते हो जो वेग है इस तरफ, इसका वेग है इस रेखा के अनुदिश है, और E भी है इसी रेखा के अनुदिश है। तो इन दोनों के वेग और बल या त्वरण के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री का एंगल है, जो कोण है 0 डिग्री का कोण है। तो ये जो पथ लेगा वो क्या लेगा? एक सरल रेखीय पथ लेने वाला है, और सरल रेखीय पथ जो लेने वाला है उसकी वजह से A जो है वो QE बाई M हो गया है। अब मुझसे पूछा जाए कि V कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूं V जो है वो U प्लस AT के बराबर आता है। ठीक है, ये पढ़ चुके हो आप, ये जानते हो आप, पहला व्यंजक है ये। तो V बराबर, U तो 0 है क्योंकि हमने क्या लिया है, स्थिर अवस्था से शुरू कर रहा है, और AT, A क्या है हमारे पास? A हमने निकाला QE बटे M इंटू टी, QE बटे M इंटू टी, ये आ गया हमारे पास V, वेग t समय के बाद। अगर t समय के बाद ये वेग है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि दूरी कितनी चल लेगा t समय में, तो आप बोलोगे सर S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S कितना आया? ut तो 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, हाफ A की जगह पे क्या रखूं? QE बटे M इंटू टी स्क्वायर, QE बटे M इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये कितनी दूरी चल रहा है उस t समय में, ये हमारे पास मिल गया है S बराबर हाफ QE बाई M इंटू टी स्क्वायर से। क्या ये चीज समझ में आई है आपको? क्या ये चीज आपको समझ में आई है? ये हम क्यों कर पाए? ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये नियत है। इस विद्युत क्षेत्र नियत होने की वजह से इसमें त्वरण नियत आया है, और जब त्वरण नियत होता है तभी हम ये व्यंजक इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी यह व्यंजक हम लगा सकते हैं, नहीं तो हम ये नहीं लगा सकते, नहीं तो हम ये नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? चलिए अच्छा है, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
इसके लिए हम, अच्छा इसमें एक चीज ये हमने ध्यान रखनी थी कि इसका जो यहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण हमने नहीं माना है, ठीक है। ये चीज हम ध्यान रखें, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है इस, अभी जब तक मैं नहीं बोल रहा हूं तब तक गुरुत्वाकर्षण नहीं है इस वाले जितने भी हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं जिसमें हमने जो वेग है, जो कण है उसको किसी एंगल पे, किसी कोण पे ई के साथ छोड़ा है। ई के साथ जो है उसका कुछ कोण होगा, कोई कोण होगा तो क्या होगा आप जानते हो, उसका जो पथ होगा वो परवलय पथ होगा, और परवलय पथ होगा तो किस प्रकार हम उसको करेंगे वो हम देखना चाहते हैं, हम वो समझना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन सवाल हमसे पूछे जाते हैं। अगर इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो क्या पूछ सकता है हमसे पूछ सकता है कि ये अगर x है और ये अगर y है और ये E नॉट या E मान लेते हैं, E विद्युत क्षेत्र से चल रहा, E विद्युत क्षेत्र इसको हमने यहां पर लगा रखा है, पूरे बोर्ड पे E विद्युत क्षेत्र है, और किसी u गति से या किसी u वेग से मैंने यहां इसको फेंका है थीटा एंगल पे, तो आपको बताना है पहला इसका पथ कैसा होगा। आप जानते हो कि इसका पथ जो होगा वो परवलय पथ होगा, ठीक है। और हमने इसके अंदर बोल दिया है कि यहां पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम कर रहा है, फिलहाल सिर्फ एक बल है या सिर्फ एक विद्युत क्षेत्र है जिसको हमने बोला है ई, ठीक है। अब आपको पथ पता चल गया। अब अगर पथ पता चल गया है आपको, तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने समय में यहां से शुरू कर ये वापस यहां पर पहुंच जाएगा, कितने समय में ये यहां से शुरू करके वापस यहां पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप किस प्रकार से इसको बताओगे, तो आप बोलोगे कि सर ये हम पहले कर चुके हैं, जब हमने परवलय पथ पढ़ा था पूरा, उसके अंदर हमने सिर्फ जो E की जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल इस्तेमाल किया था, जो हमारा स्थिर वैद्युतिक बल था उसकी जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल आया था। तो उसी प्रकार से हम इसको करेंगे, हम लिख लेते हैं कि x में क्या क्या है और y में क्या क्या है हमारे पास, x और y को अलग अलग कर लेते हैं। x में क्या है हमारे पास, हम बोलेंगे x में सर ux जो है वो u cos थीटा है और uy जो है वो u sin थीटा है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं ux इक्वल्स टू u cos थीटा, uy इक्वल्स टू u sin थीटा। और ax अगर मैं पूछता हूं आपसे तो ax कितना है, तो आप बोलोगे सर x दिशा में कोई त्वरण नहीं है इसलिए ax 0 हो जाएगा। और ay अगर मैं आपसे पूछता हूं तो सर ay जो होगा वो qe बटे m के बराबर आएगा। ये कैसे आया ये आपको खुद से निकालना है, ये qe बाय m कैसे आया, ठीक है। ये QE बाय m कैसे आया, पिछले सवाल में भी हमने निकाला था, उसी तरीके से आया है। तो ax पता चल गया आपको, ay पता चल गया आपको, ux पता चल गया और uy भी आपको पता चल गया। अब आपको बताना है कि कितने समय में ये यहां पर आकर गिरेगा, कितने समय में यहां पर आकर गिरेगा, मतलब आपको कुल मिला के आवर्तकाल निकालना है कि कितने समय ये चलेगा। तो हम निकालेंगे t निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास t निकालने का तरीका यह है, हम बोलते हैं y बराबर u t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ये uy आएगा यहां पे, y बराबर यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, जब हम पूरा निकालना है कि यहां से जब यहां पहुंच जाएगा तो y जो है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। y दिशा में जब आप इसका विस्थापन देखोगे तो y दिशा में इसका विस्थापन शून्य है, 0। इसको समय कितना लगेगा, यू वाई किसके बराबर, यू साइन थीटा के बराबर, समय कितना लगेगा, पूरा t समय लगेगा इसको, और प्लस हाफ ए वाई की जगह पे मैं क्या रखूंगा, क्यू ई बटे एम टी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया आपको, ठीक है। क्या ये मैंने सही रखा है या मुझे साइन कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे वहां पर माइनस क्यू ई बाय एम रखना पड़ेगा, और यहां पर भी आप जब लिखते हो तो माइनस क्यू ई बाय एम लगाओ इसके अंदर, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस हाफ क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर। यहां से मुझे क्या मिलेगा, टी बराबर 2u साइन थीटा बाय क्यू ई बटे एम, 2u साइन थीटा बटे क्यू ई बटे एम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 2uy बटे ए वाई, 2uy बटे ए वाई, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं कि कितनी दूरी पे यहां पे गिरेगा, इसका परास कितना होगा, इसकी परास कितनी होगी, तो परास अगर निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा सर x जो है, अगर x की बात करते हैं तो x जो है ux इंटू टी के बराबर आता है, ठीक है। तो परास की बात करेंगे तो ux इंटू कैपिटल T के बराबर होगा। तो R जो होगा वो ux कितना था हमारे पास, u cos थीटा इंटू टी कितना आया मेरे पास, 2u साइन थीटा बटे क्यू ई बाय एम, ठीक है। या मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2ux uy बटे ay। क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी अधिकतम ऊंचाई ये जा सकता है, तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हो। और अगर इसके अनुसार मैं देखता हूं तो कहां कहां मुझे हटा के चेंज करना पड़ेगा, तो h आ जाएगा u y का स्क्वायर बटे 2ay। क्या h आएगा मेरे पास, ये क्या यहां से मुझे h मिल जाएगा? ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, हमारे पास जो फॉर्मूला था पहले, हमारे पास जो फॉर्मूला था जिसमें जहां पर g आ रहा था, जिसमें जहां पर भी g आ रहा था वहां से हमने g हटाकर ay लिख दिया है। और ay की जो वैल्यू है वो QE बटे m है, यहां भी QE बटे m रख दिया है हमने, यहां भी रख दिया है, और वहां पर भी हम QE बटे m रख सकते हैं अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको खेल समझ में आ रहा है हमने क्या किया, यहां पर हमने QE बटे m रख दिया है g की जगह पर। ठीक है, इसको समझने के लिए हम और अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, और मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, वो चीज, उस चीज को और क्लियर करते हैं। चलिए आइए देखिए क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, और क्या चेंज ला सकते हैं हम इस सवाल के अंदर, कि हमें और अच्छे से ये समझ में आने लगे, हमें और अच्छे से समझ में आने लगे। अब जो मेरे पास खेल है वो ये है कि इस खेल में u तो उसी तरह है जैसे पहले था, थीटा भी वैसे ही था, और E भी नीचे की तरफ ही है। अब इसके अंदर G भी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा है, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा है। तो अब बताना है आपको कि T कितना होगा, R कितना होगा और H कितना होगा, तो किस प्रकार निकाल पाओगे। इस पर आपको करना कुछ नहीं है, इसके अंदर भी आपको सिर्फ AY का मान पता करना है कि AY अब कितना हो गया है। तो मैं आपसे पूछूं कि X में और Y में क्या क्या आने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, X में UX जो है वो U cos थीटा के बराबर है, UY जो है वो U sin थीटा के बराबर है, AX जो है वो A cos थीटा के बराबर है, और AY जो है वो A sin थीटा के बराबर है। क्या सही बोल रहा हूं मैं, क्या सही बोल रहा हूं मैं? क्या X दिशा में कोई त्वरण है, X दिशा में कुछ त्वरण है, थीटा क्या है 90 डिग्री का कोण है, तो AX कितना हो जाएगा 0, और AY कितना हो जाएगा, AY हो जाएगा आपका QE बटे M नीचे की तरफ, इसकी वजह से त्वरण आएगा, इस E की वजह से त्वरण आएगा, वो आएगा QE बटे M, और G तो पहले से है ही, तो ये क्या आ जाएगा QE बटे M प्लस G, QE बटे M प्लस G। ठीक है, तो हमारे पास AY मिल गया। अब मुझे जब T निकालना है तो मुझे सिर्फ AY की वैल्यू बदलनी है, AY की वैल्यू बदलनी है। तो इस वाले केस में जो T आएगा, मैं अलग पेन से लिख देता हूं, इसको अलग कलर से लिख देता हूं, 2UY या 2U sin थीटा बटे AY की जगह पे हम क्या लिखेंगे, G प्लस QE बटे M। ठीक है, परास R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा, आप इसको करोगे तो आपके पास ये U स्क्वायर बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, और नीचे क्या आएगा G प्लस QE बटे M। क्या ये चीज समझ में आई है आपको? और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो H कितना आएगा मेरे पास, H आएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2G प्लस QE बटे M। ये नए वाले केस के लिए, जो नया वाला सवाल हमने बनाया, उसके लिए हमारे पास ये तीनों चीजें आई हैं। तो बदलाव कहां आ रहा है, परिवर्तन कहां आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है आपके इस वाले AY के मान में। ठीक है, AY का जो मान है, जब सिर्फ गुरुत्वाकर्षण था तो G था, सिर्फ अगर E था तो QE बटे M था, और दोनों अगर आ गए हैं तो G प्लस QE बटे M आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को अब किस प्रकार से लिखना चाहेंगे, ये तीनों जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, हम इसको किस प्रकार से लिखना चाहेंगे। हम ऐसे चाहेंगे कि हमें अच्छे से याद रहे, हम अच्छे से याद कर सकते हैं, जो हमें पहले से याद है उससे हम इसको जोड़ लेते हैं, उससे हम इसकी तुलना करते हैं और देखते हैं कैसे लिखते हैं हम इसको। हम लिखेंगे T बराबर 2U साइन थीटा बटे G, प्रभावी G। कौन सा G? प्रभावी G या G इफेक्टिव। ठीक है, और क्या लिखेंगे, R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे G। कौन सा G? प्रभावी G। ठीक है, और H बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे G। कौन सा G? प्रभावी G। ठीक है,
तो क्या किया हमने, जो हमारे पास पहले से फॉर्मूले हमें आते हैं उसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया और जी की जगह पर जी प्रभावी कर दिया। और जी प्रभावी निकालने का तरीका यह है कि आपके पास जी के अलावा जो भी बल है, जो या उस बल की वजह से जो त्वरण आ रहा है, उसका और जी का सदिश योग कर दो, उसका और जी का सदिश योग कर दो। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार से अगर जी तो नीचे रहेगा और अगर ई इधर होता तो इन दोनों का सदिश योग कुछ इधर आता और ये क्यू ई बटे एम होता। तो इसको हम क्या लिखते हैं, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बटे एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जी प्लस क्यू ई बटे एम ही आए या जी माइनस क्यू ई बटे एम ही आए, आपको ध्यान रखना है कि आपको उन दोनों का सदिश योग करना है। ठीक है, सिंपल या बीजगणित योग नहीं करना है, आपको सदिश योग करना है, क्योंकि दोनों सदिश राशि हैं और उन दोनों का सदिश योग ही आपको करना है। ठीक है, तभी आपको जी प्रभावी मिलेगा। तो जी प्रभावी अब जो आपको मिल जाएगा तो आप लिखोगे क्या, ये तीनों फॉर्मूले। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, ये चीज समझ में आई। जो हमने पूरा किया उसको हमने समराइज कर लिया, इसको हमने इसका सार हमने यहां पे लिख लिया। वो तीनों फॉर्मूले आप वैसे आपको याद ही हैं, आपको सिर्फ याद रखना है कि जी की जगह पर जी इफेक्टिव जी प्रभावी आने वाला है। इस पर एक सवाल देखते हैं। और मान लीजिए आपके पास एक सरल लोलक है और उसको हमने एक विद्युत उसके ऊपर एक आवेश है Q। ठीक है, या कुछ वैल्यू ले लेते हैं, काम करते हैं, कुछ हम वैल्यू लेके काम कर लेते हैं। जो E है वो है 1000 न्यूटन प्रति कूलम, 1000 न्यूटन प्रति कूलम आपका E है। इस प्रकार से आपका ये सरल लोलक है। ये ठीक है, इस पर हमने E इधर लगा रखा है, कितना, 1000 न्यूटन प्रति कूलम। ये 0.5 मीटर की लंबाई है इसकी धागे की। ठीक है, और द्रव्यमान ले लो आप 1 kg और इसके ऊपर जो चार्ज है, जो आवेश है, वो ले लो 10 की पावर -2 कूलम, 10 की पावर -2 कूलम। ठीक है, ये है आपके पास कहानी। आपको बताना है कि इसका आवर्तकाल कितना होगा, टी कितना आएगा इसके ऊपर। आप जानते हो जी टी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो इसको और ट्राई करके देखो आपका आंसर क्या आने वाला है। सही आ रहा है तो ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या करना है तो बहुत अच्छे, जल्दी से हो जाएगा। नहीं आया तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं। चलो आप जानते हो टी जो होता है वो कितना, किसके बराबर होता है, टी जो होता है वो 2 पाई √L बटे जी के बराबर होता है। अब यहां पे जी तो आएगा नहीं क्योंकि सिर्फ जी तो है नहीं, तो जी की जगह पर क्या आ जाएगा, जी प्रभावी। ठीक है, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि जहां पर भी हमारे पास जी आ रहा था फॉर्मूले में, अब अगर हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र आ गया है उसके जी के साथ साथ, तो हम वहां पर जी प्रभावी करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो टी कितना आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई √L की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर। ठीक है, जी कितना है हमारा, जी प्रभावी हो जाएगा, जी प्रभावी हो जाएगा, जी नीचे लग रहा है और इसकी वजह से आएगा QE बटे एम, QE बटे एम। तो कितना हो जाएगा, ए बराबर ले लेते हैं, Q कितना है 10 की पावर -2, E कितना है 1000 बटे m कितना है 1, तो ये बचेगा 10। ठीक है, ये भी हमारे पास 10 आ गया। हम QE को भी G को भी 10 ले लेते हैं, तो 10 + 10। ठीक है, ये हमारे पास बचा नीचे। तो T कितना आ गया, 2 पाई √0.5 बटे 20, तो 1/40, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आवर्तकाल। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि किस तरह से आवर्तकाल निकालो। आपको पता है, आपको जी इफेक्टिव का इसके अंदर कंसेप्ट लगना है, जी इफेक्टिव का इसके अंदर लगना है तो हम निकाल पाएंगे आसानी से, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे हम इसको। चलो आगे और सवाल देखते हैं, एक सवाल और करते हैं। 2 अनंत पट्टिकाएं हैं आपके पास। अब एक गुरुत्वाकर्षण नहीं है, अब गुरुत्वाकर्षण वाली चीज आपने सीख ली है, तो एक थोड़ा नया अलग सा सवाल करते हैं। ठीक है, 2 अनंत पट्टिकाएं हैं आपके पास और इस प्रकार से वो हैं। ठीक है, इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार है। आए बात समझ में, थोड़ा सा मोटा बना देते हैं इसको ताकि हमें समझ में आए। ये इधर और ये इधर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको ले लो आप सिग्मा और इसको ले लो -सिग्मा। ठीक है, खैर इसका हमें काम पड़ेगा नहीं हमारे पास, ले लेंगे हम सिग्मा के रूप में भी ले लेंगे। अच्छा, तो यहां से एक आवेश जिसका Q आवेश और M द्रव्यमान है, यहां से मैं उसको बिल्कुल यहां से बिल्कुल बीच में से, अगर ये दूरी d है तो बिल्कुल d/2 दूरी से मैं इसको छोड़ता हूं। ठीक है, बिल्कुल d/2 दूरी छोड़ता हूं और ये जो पट्टिका है इसकी जो लंबाई है वो L है। इसकी लंबाई कितनी है, L है।
ठीक है, ये L लंबाई है इसकी। चलो अच्छा, अब मैं इसको कुछ वेग तो देना पड़ेगा। कुछ वेग मैंने इसको दिया u, कुछ वेग मैंने इसको कितना दिया u। पहले तो आप बताओ कि इसका पथ कैसा होगा, इसका पथ कैसा होगा। इसको हम ले लेते हैं माइनस क्यू। क्या ले लेते हैं हम इसको? माइनस क्यू। अगर माइनस क्यू हम लेते हैं तो इसका पथ किस प्रकार होगा, पहले आपको यह बताना है। ठीक है, अगर पथ बताना है तो अगर माइनस क्यू है, इस तरह से विद्युत क्षेत्र है, तो किधर जाएगा? अब आप जानते होगे पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ऊपर पॉजिटिव हमारी पट्टिका है, तो पॉजिटिव धनात्मक की तरफ जाएगा। तो कैसे चलेगा, कौन सा पाथ लेगा ये? ठीक है, कैसे चलेगा? ऐसे जाएगा, घूमता 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 ऐसे जाएगा। ऐसे जा ही नहीं सकता ना, ये वाला पथ तो ले नहीं सकता। या तो सरल रेखीय पथ लेगा या फिर परवलय पथ लेगा। सरल रेखीय पथ तब लेता है जब वेग और बल या वेग और त्वरण दोनों के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल होता है, या समांतर होते हैं या प्रति समांतर होते हैं। और अगर उनके बीच में अगर कोई और कोण है तो वो परवलय पथ लेगा। तो इसके अंदर ये साफ दिख रहा है कि ये परवलय पथ लेगा। आपको ये बताना है कि ये परवलय पथ जो ले रहा है, तो u जो वेग है उसका न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि इस पट्टिका से ये नहीं टकराए, इस पट्टिका से ये बिल्कुल भी ना टकराए। ठीक है, तो बिल्कुल भी ना टकराए उसके लिए कंडीशन ये होगी कि यहां से निकले, इस प्रकार से पथ ले, और ये बिल्कुल 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 इस कोने से टकराने से पहले यहां से बाहर आ जाए। ठीक है, यही चीज हो सकती है। और ये चीज होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व इस प्रकार से करेंगे। हम परवलय पथ लेंगे और x को अलग करेंगे और y को अलग करेंगे और उसको हम हल करेंगे। पहले आप खुद से कोशिश करो, खुद से ट्राई करो इसको करने का, और फिर देखो कि मैं किस प्रकार इसको हल कर रहा हूं। तो देख सकते हो आप कि ये अगर x है और ये अगर y है, तो x में इसको कितनी दूरी चलनी है? l के बराबर। और y में इसको कितनी दूरी चलनी है? d/2 के बराबर। न्यूनतम मान के लिए हम ये निकाल रहे हैं। और x में जो इसका त्वरण है वो 0 है, और y में जो इसका त्वरण है वो कितना है? qE/m इसका त्वरण है। ठीक है, ये qE/m कैसा आया ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार से कुछ कहानी बन रही है तो इस कहानी का सार क्या निकलेगा? हम बोलेंगे कि सर x जो है वो uxt के बराबर आएगा। तो ux हमने लिखा नहीं है, अभी इसके अंदर ux भी लिखते हैं हम। ux जो है वो u के बराबर है, और uy जो है y डायरेक्शन में या इस दिशा में कोई त्वरण नहीं है, तो uy जो है वो 0 है। आप दे सकते हो x जो है uxt के बराबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर l जो होगा वो u इंटू t के बराबर होगा। यहां से t जो होगा वो l/u के बराबर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इतना ही आएगा। अगर ये इतना आ रहा है तो आप बोलोगे कि अगर हम दूसरी दिशा में लगाते हैं, y के अंदर हम इक्वेशन लिखते हैं, हमारा इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? y बराबर uy/t प्लस हाफ AY/t²। ये हमारा फॉर्मूला है। तो y की जगह पे क्या आएगा? d/2। ठीक है, और uy की जगह पे क्या आएगा? uy कितना है? 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। हाफ AY की जगह पे क्या आएगा? qE/m। और मैं t की जगह पे क्या रख सकता हूं? l/u। तो l²/u²। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलेगा? u² बराबर, ये आधा 2 से 2 चला जाएगा, u² बराबर qE l²/md। ठीक है, ठीक है। और आप जानते हो कि दो अनंत पट्टिकाएं जब होती हैं तो इनके बीच में जो त्वरण होता, इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। तो अगर इसी चीज को हम यहां रखना चाहें तो u² किसके बराबर मिलेगा मुझे? q सिग्मा l², या इसको ठीक से लिख लो एक बार पहली बार में। u² किसके बराबर आएगा? q सिग्मा l²/2 एप्सिलॉन नॉट md। σ/2 एप्सिलॉन नॉट तो एक पट्टिका की वजह से आता है, क्योंकि यहां पे दो पट्टिकाएं हैं, तो ये σ/एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा और यहां से 2 गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा u का, आपको u मिलने वाला है u बराबर √q सिग्मा l²/एप्सिलॉन नॉट md। ठीक है, ये न्यूनतम मान चाहिए हमें, इस आवेश को न्यूनतम मान जो देना पड़ेगा ताकि ये इस पूरे को पार कर जाए और कहीं भी इससे ना टकराए, या इससे इस कोने पे कहीं भी ना टकराए। सिर्फ न्यूनतम मान जो इसको पार करने के लिए हमको चाहिए, तो वो ये होता है। ठीक है, ये समझ में आई ये चीज? चलो, तो
आज हमने क्या सीखा, हमने देखा कि आवेश को जब हम नियत विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो किस प्रकार से गति कर सकता है, या तो सीधा पथ सरल रेखीय पथ ले सकता है या फिर परवलय पथ ले सकता है। उसके दो अलग अलग केस बनते हैं। सरल रेखीय पथ तब लेगा जबकि वो उसका जो वेग है और त्वरण है उन दोनों के बीच में जो या तो समांतर हो या प्रति समांतर हो, कोण 0 हो या 180 हो, ठीक है। और दूसरी बात, परवलय तब लेगा जब 0 180 के अलावा कोई भी कोण हो तो वो परवलय पथ लेगा। यही बात हमने गुरुत्वाकर्षण के समय भी करी थी। जब हम गुरुत्वाकर्षण अंतर्गत गति पढ़ते हैं तो उस समय भी हम इसी प्रकार का देखते हैं। जब G और U के बीच में कोई एंगल नहीं होता, 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, तो वो सरल रेखीय पथ लेता है। और कोई भी अगर दूसरा एंगल होता है थीटा, जैसे परवलय पथ की हम बात परवलय मैंने पढ़ा था उसके अंदर, तो हमने देखा था कि वो परवलय पथ एक ले लेता है अगर कोई भी और 0 180 के बीच का एंगल उनसे होता है तो, ठीक है। चलो, तो ये बात हुई। अब आगे इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज हम यहीं खत्म करते हैं। चलो, आज के लिए थैंक यू।